दोस्तों, स्वागत है आपका बेड टाइम स्टोरीज हिंदी चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना मत भूलिए। सांझ का समय था। हरिपुर के राजा मलाई जंगल से शिकार खेलकर अपने राज्य को वापस लौट रहे थे कि तभी रास्ते में उन्होंने देखा एक बालक जलती हुई चिता के पास खड़ा था। बालक को देखकर वह अपने घोड़े से उतरे और उसके नजदीक जाने लगे। जब राजा बालक के पास पहुंचे तो बालक कह रहा था, माँ, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर तुम्हारे सपनों को पूरा करूंगा। राजा उसके बिल्कुल पास पहुंच गए और पूछा, बेटा, तुम कौन हो? बालक थोड़ा सा घबराया। राजा ने कहा, तुम डरो नहीं, मैं हरिनगर राज्य का राजा हूँ। अभी तुम अपनी माँ की चिता के पास बहुत बड़ा आदमी बनने की सौगंध खा रहे थे। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस वीरान जंगल में तुम अकेले अपनी माँ की चिता के पास क्यों खड़े हो? तुम्हारे अन्य संबंधी और रिश्तेदार कहाँ है? महाराज, मैं और मेरी माँ इस वन में अकेले ही रहते थे, परंतु मरने से पहले मेरी माँ ने मुझे बताया था कि मेरे दादा बिसलगढ़ के अमीर सेठ धन्नामल थे। मेरी माँ और पिताजी ने प्रेम विवाह किया था। क्योंकि मेरी माँ बहुत ही गरीब घर की थी, इसलिए दादाजी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। विवाह के कुछ दिनों बाद ही एक दिन बगीचे में घूमते हुए मेरे पिता को सांप ने डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस पर मेरे दादा दादी ने माँ पर सारा दोष मढ़ दिया कि वह अपशकुनी और मनहूस है, जिसके आते ही उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। ये कहकर उन्होंने माँ को घर से निकाल दिया। तब मेरी माँ गर्भवती थी। उसी समय वे जंगल में आकर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। यहीं पर मेरा जन्म भी हुआ। मेरी माँ ने मरते समय मुझे कहा था कि जैसे भी हो मैं गरीबी के जीवन से बाहर निकलूं और धनवान और योग्य बनूं। महाराज, ये शब्द कहते ही मेरी माँ के प्राण निकल गए। उनके जीवित रहते मैं बड़ा आदमी बनने का वादा न कर सका, इसलिए उनकी चिता के समीप खड़ा होकर इस समय उनकी आत्मा से वादा कर रहा था। राजा बोले, बेटा, ये तो बड़ी ही दुख भरी कहानी है। इस वन में रहकर तुम बड़े आदमी कैसे बन सकोगे? अच्छा ये बताओ, क्या तुम हमारे साथ हमारे राज्य में चलना चाहोगे? हम तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनने में मदद कर सकते हैं। इस बात का हम तुमसे वादा भी करते हैं। तब तो मैं आपके साथ बड़ी खुशी से चलने को तैयार हूँ महाराज। और फिर वे राजा के साथ उनके राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल में पहुंचने पर रानी ने पूछा, ये कौन है महाराज? राजा बोले, महारानी, इसका नाम जय है। आज से ये हमारे महल में रहकर शिक्षा ग्रहण करेगा। रानी मन में सोचने लगी, महाराज भी ना जाने कैसे कैसे नमूने उठाकर महल में ले आते हैं। इन्हें कौन समझाए कि ये महल है, कोई अनाथालय नहीं। राजा ने कहा, महारानी, आज से जय तुम्हारी छत्र छाया में पड़ेगा। राजकुमार और राजकुमारी की तरह ही अब तुम्हें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है महाराज। जय सोचने लगा, उसकी कितनी अच्छी किस्मत है कि वह राजमहल में पहुंच गया। दूसरी ओर महारानी सोच रही थी कि जय को महल से कैसे निकाले। अगले दिन जब राजकुमार और राजकुमारी के साथ उसे भोजन परोसा गया तो राजकुमार और राजकुमारी को सोने की थाली में भोजन दिया गया, परंतु जय को एक पत्तल पर भोजन परोसा गया। इससे वह नाराज हो गया और बोला, मैं इस पत्तल पर भोजन नहीं करूंगा। रानी ने पूछा, क्यों? क्या पत्तल पर तुम भोजन नहीं कर सकते? कर सकता हूं, पर इस भेदभाव के साथ नहीं। राजकुमार और राजकुमारी जी को सोने की थाल में परोसा गया है और मुझे पत्तल पर क्यों? ऐसी स्थिति में मैं केवल सोने की थाल में ही भोजन करूंगा। रानी ने कहा, वाह, गरीब का लड़का और अभिमान तो देखो, राजाओं और महाराजाओं के जैसा। खाना हो तो खा, वरना मत खा, तुझे पत्तल पर ही दिया जाएगा। ये सुनकर जय ने कहा, ठीक है रानी माँ, इस महल में मैं अब तभी भोजन करूंगा जब मुझे आदर सहित सोने की थाल में भोजन परोसा जाएगा। रानी बोली, वह दिन कभी नहीं आएगा। जय अपमानित सा होकर वहां से चला गया। जय को किसी ने नहीं रोका और वह बोझिल कदमों से महल के बाहर निकल गया और वापस उसी जंगल की ओर चला गया जहां से उसे लाया गया था।
इधर जब राजा महल में आए और उन्हें सारी घटना का पता चला तो उन्होंने रानी से कहा, महारानी, उसे भी सोने की थाल में भोजन क्यों नहीं परोसा गया? महाराज, मैं उसकी परीक्षा लेना चाहती थी कि वह कितने पानी में है। तो तुमने क्या जाना महारानी? वह अत्यंत ही मगरूर और घमंडी बालक है। इसके सिवा उसके अंदर कोई विशेषता नहीं है। वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं बन पाएगा। महारानी, बेशक तुमने परीक्षा लेनी चाहिए हो, परंतु ये ठीक नहीं किया। वह अभी बालक है, उसे अपमान महसूस हुआ होगा। वह वैभव छोड़कर कैसे जा सकता है? राजा तुरंत जय को महल में ढूंढने लगे, परंतु वह उन्हें महल में नहीं मिला। राजा ने सोचा, जय अवश्य ही जंगल में अपनी झोपड़ी में चला गया होगा। मुझे तुरंत वहां जाकर उस बेसहारा बालक को वापस महल में लेकर आना चाहिए। राजा मलई अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। इधर जय जब वापस जंगल में आ रहा था तो रास्ते में उसे एक ऋषि मिल गए जिनका नाम सौमित्र था। उन्होंने जय को देखा तो पूछा, बेटा, इस बियाबान जंगल में तुम अकेले क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? क्या घर से भागकर आए हो? नहीं ऋषिवर, ऐसी बात नहीं है। तब जय ने सौमित्र ऋषि को अपनी सारी कहानी सुनाई। ऋषि बोले, तो तुम बड़ा आदमी बनना चाहते हो? हाँ ऋषिवर, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि मैं बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। बेटा, यहाँ रहकर तुम बड़े आदमी कैसे बन सकते हो? बड़ा आदमी बनने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है और बुद्धि विद्या ग्रहण करने से आती है। लेकिन ऋषिवर, मैं विद्या ग्रहण कैसे करूंगा? मुझे कौन पढ़ाएगा? मेरे पास तो धन भी नहीं है। बेटा, यदि तू सच्चे मन से शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो मेरे साथ चल। मेरे आश्रम में रहकर तू शिक्षा प्राप्त कर सकता है। पर मैं आपको शिक्षा का मूल्य नहीं दे सकूंगा ऋषिवर। शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता बेटा, वह तो अमूल्य है। जय ऋषि के साथ उनके आश्रम चला गया। आश्रम में रहकर उसने शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दिया। साथ ही वह आश्रम के कामों में ऋषि की मदद भी करता था। दिन, महीने और साल बीत गए। अब जय एक बुद्धिमान युवक बन चुका था। एक दिन ऋषि ने कहा, जय, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण होती है। मुझे इस बात पर सदैव गर्व रहेगा कि तुम मेरे सबसे सुयोग्य और बुद्धिमान शिष्य हो। अपनी बुद्धि के प्रयोग से तुम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त कर सकोगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। जाओ, अपने इस बुद्धि के बल के सहारे जीवन के कुरुक्षेत्र में सफल योद्धा बनकर उतरो। गुरु का आशीर्वाद पाकर जय उस समय आश्रम से बाहर चला गया। उसने निश्चय किया कि वह हरिनगर जाएगा। हरिनगर वही राज्य था जहाँ के राजा ने एक बार बचपन में जय को आश्रय दिया था, परंतु रानी ने अपमानित करके जय को निकाल दिया था। जब जय हरिनगर पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि वहां के प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है, इसलिए प्रधानमंत्री का पद खाली पड़ा था। राजमहल की राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री के खाली पद पर योग्य उम्मीदवार का चयन किया जाना था। जय भी उस समय राजा के दरबार में पहुंच गया और वहां जो कुछ भी घटित हो रहा था उसे बड़े ध्यान से देखने लगा। राजा अपने सिंहासन पर विराजमान थे। सेनापति ने कहा, महाराज, प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु से प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो गया है। ये पद ज्यादा दिनों तक खाली नहीं रखना चाहिए। राजा ने कहा, सेनापति जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज तक जो परंपरा चली आ रही है उसके अनुसार प्रधानमंत्री का पद उनके पुत्र सारंग को सौंप दिया जाएगा। सेनापति ने आशंका व्यक्त की, महाराज, पर क्या सारंग इस पद के योग्य है? राजा ने कहा, ये हो या ना हो, परंतु राजकीय रीति के अनुसार ये पद सारंग को ही सौंपा जाएगा। हम अभी दरबार में इसकी घोषणा कर देते हैं। तभी जय आगे बढ़ा और बोला, महाराज, समय के साथ साथ पुराने रीति रिवाजों को बदल देना ही बुद्धिमानी है। राजा ने पूछा, कौन हो तुम? मेरा नाम यश है महाराज। मैं प्रधानमंत्री पद के लिए अपना नाम प्रस्तुत करना चाहता हूँ। किस अधिकार पर तुम ये पद पाने की इच्छा रखते हो? राजा ने पूछा। जय ने जानबूझकर अपना नाम यश बताया ताकि राजा मलाई उसे पहचान न सके। वैसे भी इतने वर्षों के बाद राजा मलाई रिद्ध हो चुके थे। जय बोला, महाराज, आप जैसे चाहे मेरी परीक्षा ले सकते हैं। यदि मैं आपकी कसौटी पर खरा उतरा तो ठीक है, अन्यथा आप मुझे
जो भी सजा देना चाहे दे सकते हैं। राजा ने कहा, ठीक है युवक, तुमने राजकीय रीति बदलने की जो सलाह दी है हम उसे मानते हैं, पर इस सलाह पर हम तभी अमल करेंगे जब तुम हमारी ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। हम सारंग और तुम्हारी दोनों की परीक्षा लेंगे। जो भी इस परीक्षा में सफल होगा उसे हरिनगर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। राजा मलाई के आदेश पर सोने की मयान में रखी हुई 2 तलवारें राज दरबार में प्रस्तुत की गई। राजा ने सारंग को एक तलवार दी और कहा, सारंग, तुम्हें उत्तर दिशा में जाना है और वहां के समीपवर्ती राज्य केसरपुर में जाकर वहां के राजा केसर सिंह को यह भेंट देकर आना है। फिर उन्होंने दूसरी तलवार जय, जिसे सब यश के नाम से जानते थे, उसे दे दी और कहा, यश, तुम्हें पश्चिम दिशा के समीपवर्ती राज्य विशालपुरम में जाकर राजा विशाल तक ये भेंट पहुंचानी है। दोनों तलवारें लेकर अपनी अपनी दिशाओं की ओर रवाना हो गए। जब सारंग केसरपुर पहुंचा तो उसने वहां के राजा से कहा, राजन, मैं हरिनगर के राजा मलाई द्वारा भेजा गया राजदूत हूँ। हमारे महाराज ने आपके लिए भेंट स्वरूप ये सोने की तलवार भेजी है। राजा केसर सिंह ने तलवार को म्यान से निकाला और देखा कि तलवार की नोक पर लाल रंग लगा हुआ था। उन्होंने पूछा, ये क्या है? तलवार की नोक पर यह लाल रंग क्यों है? राजदूत, इसका क्या अर्थ है? सारंग सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा, इसका क्या अर्थ हो सकता है? मैं तो नहीं जानता, पर चुप रहना ठीक नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ तो उत्तर देना पड़ेगा। सारंग ने जवाब दिया, राजन, ये लाल रंग इस बात का प्रतीक है कि यदि आप हमारी मित्रता स्वीकार न करें तो हमारी तलवार आपके राज्य में खून की नदियां बहाने से नहीं चुकेगी। राजा केसर सिंह क्रोधित होकर बोले, तो तुम्हारे राजा को अपनी तलवार पर इतना घमंड है? अब युद्ध भूमि में इसका उत्तर मिलेगा। सेनापति, सेना को संगठित करना शुरू करो। बहुत जल्द हम हरिनगर पर आक्रमण करेंगे। इधर जब जय विशालपुरम पहुंचा तो वहां के राजा विशाल के समक्ष प्रस्तुत हुआ तो राजा ने पूछा, राजदूत, ये अद्भुत भेंट किस बात का प्रतीक है? तलवार की नोक पर यह लाल रंग क्यों है? जय कुछ सोच में पड़ गया। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई और उसने उत्तर दिया, राजन, ये तलवार हमारे राजा की मित्रता का प्रतीक है। तलवार की नोक पर लगाया गया ये लाल रंग दर्शाता है कि हमारे राजा और उनका राज्य आपकी मित्रता के लिए खून की आखिरी बूंद तक बहाने से भी नहीं हिचकेंगे। राजा विशाल बोले, बहुत सुंदर विचार है। मैं तुम्हारे राजा की मित्रता को सादर स्वीकार करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ। मैं भी उनका सच्चा मित्र बनने का प्रयास करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने जय को बहुमूल्य उपहार और एक सैनिक टुकड़ी भी दी जो उनके साथ हरिनगर भेज दी गई। जय विशालपुरम के राजा द्वारा दी गई सैनिक टुकड़ी और उपहार लेकर हरिनगर की ओर रवाना हो गया। इधर केसरपुर की सेना ने हरिनगर की ओर कूच कर दिया। सारंग और जय दोनों ही हरिनगर पहुंच गए। राजा मलाई ने पूछा, कहो सारंग, केसरपुर के राजा ने तुमसे क्या कहा? तलवार की नोक पर लगे लाल रंग का तुमने क्या अर्थ बताया? सारंग ने सारी बात विस्तार से बता दी। राजा चौंक पड़े। क्या केसर सिंह शीघ्र ही हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है? जी महाराज, सारंग ने कहा। उसी समय एक गुप्तचर आकर बोला, महाराज, केसरपुर की विशाल सेना हरिनगर की ओर बढ़ी चली आ रही है। राजा चिंतित हो गए। अब क्या होगा? इतनी शीघ्रता में तो हम अपनी सेना को संगठित भी नहीं कर सकते। तभी दरबार में उपस्थित जय बोला, महाराज, घबराइए नहीं। मैंने विशालपुरम के राजा को तलवार की नोक पर लगे लाल रंग का अर्थ जब सही तरीके से बताया तो उन्होंने प्रसन्न होकर एक सैनिक टुकड़ी और बहुमूल्य उपहार मेरे साथ भेजे। वह टुकड़ी इस समय महल के बाहर खड़ी है। राजा बोले, क्या तुम युद्ध योजना जानते हो? जय ने उत्तर दिया, महाराज, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सेनापति को कहिए कि वे अपनी सेना को लेकर केसरपुर की सेना से सीधी मोर्चा ले। पीछे से मैं अपने साथ लाई हुई टुकड़ी के साथ केसरपुर की सेना पर आक्रमण करूंगा। दोनों ओर से हुए इस आक्रमण को वे झेल नहीं पाएंगे और विजय हमारे हाथ में होगी। और वही हुआ जैसा जय ने कहा था।
दोनों ओर से हुए आक्रमण से केसरपुर की सेना हार गई। युद्ध में हरिनगर को विजय मिली। विजय के पश्चात महाराज मलाई ने सारंग और जय दोनों को महल में बुलाया। जय, तुम्हारी बुद्धिमानी के कारण हम ये युद्ध जीत सके। हम तुम्हें हरिनगर का प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। सारंग बोला, महाराज, ये तो आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। आपने हम दोनों को एक सी भेंट देकर दो अलग अलग राज्यों में भेजा था। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, सारंग, तुमने उस भेंट का अर्थ घमंड और युद्ध से जोड़ा, जबकि यश ने उसी का अर्थ मित्रता और सम्मान से निकाला। जय ने बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से काम लिया, जबकि तुमने मूर्खता से हमें युद्ध में झोंक दिया। अब बताओ, हम किसे प्रधानमंत्री बनाए, तुम्हें या यश को? सारंग ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने सिर झुकाया और चुपचाप दरबार से बाहर चला गया। तब राजा ने घोषणा की, हम यश को हरिनगर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। उसी रात जय के प्रधानमंत्री बनने के सम्मान में उसे राजमहल में भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। महारानी ने स्वयं अपने हाथों से जय को भोजन परोसा। जय मुस्कुराकर बोला, क्षमा कीजिए महाराज, मैं भोजन इस चांदी के थाली में नहीं बल्कि सोने की थाली में करना पसंद करूंगा। राजा हंस पड़े। ठीक है, हम उसका भी प्रबंध कर देते हैं। जब जय को सोने की थाली में भोजन परोसा गया तो उसने कहा, देख लीजिए महारानी जी, जिस दिन के बारे में मैंने कभी कहा था, आज वह दिन आ ही गया। महारानी चौंक गई। ये आप क्या कह रहे प्रधानमंत्री जी? जय गंभीर स्वर में बोला, महारानी जी, याद कीजिए, आज से 15 वर्ष पूर्व जब जय नाम के एक बालक को आपने पत्तल में भोजन परोसा था, उसने कहा था कि वह अब तभी इस महल में भोजन करेगा जब आदर सहित सोने की थाली में भोजन परोसा जाएगा। महारानी अवाक रह गई। हाँ, कहा तो था, लेकिन आपको उन बातों का कैसे पता है? जय बोला, मैं वही बालक जय हूँ महारानी जी। महारानी सुन्न रह गई। राजा मलाई ने कहा, देख लिया महारानी, जिसे तुमने घमंडी और मगरूर समझा था, वह आज इस देश का प्रधानमंत्री है। जय विनम्र स्वर में बोला, राजन, ऐसा मत कहिए। यदि महारानी जी मुझे उस समय तिरस्कृत ना करती तो मेरे मन में ऊंचा उठने की तीव्र लालसा ना जगती। मैं तो महारानी जी का आज भी आभारी हूँ। राजा बोले, ये तो तुम्हारी विनम्रता है प्रधानमंत्री। इसके बाद जय ने अत्यंत कुशलता से प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाल लिया। हरिनगर की प्रजा ने पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर देखा था जो एक झोपड़ी से उठकर राजमहल तक पहुंचा था और फिर भी विनम्र, न्यायप्रिय और सर्वजन हिताय था।